और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगोनेट इमोर्टल के एपिसोड 70 को। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जाओ ई था ना, वो दोबारा से जो टिंगेर है ना उसकी बॉडी को वापस ले लेता है और यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। टिंगेर, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। अब जाओ ई चलता है तो जमीन पर उतरकर ऐसे जोर जोर से हंसने लगता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि अपने फ्लैग को निकालता है और उससे बहुत सारे ड्रैगन बनाता है और सीधा रेड बटरफ्लाई पर हमला कर देता है। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले कह दूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक छोटा सा कमेंट भी डाल देना ताकि मुझे अच्छा फील हो सके और थोड़ा बहुत कमेंट भी रीड कर सकूं, क्योंकि इस चैनल पर कमेंट तो आते ही नहीं है। खैर को नहीं, शुरू करते हैं। अब जैसी रेड बटरफ्लाई ये दिखती है कि वांगलिंग बोले जाए तो शेंगन्यू ने उस पर हमला कर दिया है, तो रेड बटरफ्लाई चलती है तो गुस्सा हो जाती है कि शेंगन्यू तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि अगर मैं यहाँ पर मरी तो यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हो सकता है कि तुम जिंदा बच जाओ, लेकिन जब तुम सुजाकू प्लेनेट पहुंचोगे ना तो सुजाकू अलायंस तुम पर हमला कर देगी और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैं सुजाकू की कोर स्टूडेंट हूँ। अब जैसे ही वांगलिंग या फिर बोला जाए तो शेंगन्यू रेड बटरफ्लाई की बात सुनता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। वांगलिंग चलता है तो दोबारा से अपने पीछे लाल कलर की धुंध बनाता है। अब पलक झपकते ही इस धुंध से एक भाला बन जाता है। अब जैसे ये भाला बनता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो इस भाले को लेकर सीधा जो रेड बटरफ्लाई है ना उसकी ओर आगे बढ़ जाता है। अब इतने में हमें चीहू को बताया जाता है, जो कि रेड बटरफ्लाई की ओर तेजी से वांगलिंग को आगे बढ़ता हुआ दिख रहा होता है। लेकिन यहाँ पर चीहू कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि सबसे पहले उसकी जान बचाना जरूरी है। इसलिए चीहू चलता है तो वो यहाँ से भागने लगता है। अब इतने में दोबारा से हमें वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि तेजी से रेड बटरफ्लाई की ओर आगे बढ़ रहा होता है। अब जब रेड बटरफ्लाई ये देखती है कि शेंगन्यू उसे मारने के लिए एकदम तुल चुका है और वो किसी भी कीमत पर मारे बिना हार नहीं मानेगा, तो यहाँ पर रेड बटरफ्लाई चलती है तो सबसे पहले अपने इमोशनलेस डोमेन को एक्टिवेट कर देती है। अब जैसे ही रेड बटरफ्लाई ऐसा करती है ना, तो जो हमारा वांगलिंग है ना वो दोबारा से कंफ्यूज होने लगता है और अपने माता पिता के बारे में सोचने लगता है। लेकिन वांगलिंग था ना, उसके पास जो दिमाग की शक्तियां है ना वो बहुत ही अच्छी हैं, इसलिए वांगलिंग चलता है तो इन सबको नजरअंदाज करता है और तेजी से डोमेन से टकराने के लिए या फिर बोले जाए तो डोमेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर 10 मूर्तियां निकाल लेता है, जो की लकड़ी की बनी होती है। अब जैसे ये 10 मूर्तियां निकलती है ना, तो दोबारा से हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो की उसके हाथ में भाला था ना उसे लेकर तेजी से आगे बढ़ जाता है। लेकिन रेड बटरफ्लाई चलती है तो भाले को काउंटर कर देती है, जिस वजह से वांगलिंग पीछे आ जाता है। अब जब वांगलिंग ये देखता है कि रेड बटरफ्लाई ने उसके भाले को काउंटर कर दिया है, तो वांगलिंग ने जो 10 लकड़ी से बनी कठपुतलियां निकाली थी ना, मूर्तियां निकाली थी ना, वांगलिंग चलता है तो हाथों की सील बदलती ही 10 की 10 कठपुतलियों को एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे ही वांगलिंग ऐसा करता है ना, तो जो रेड बटरफ्लाई है ना, जो कि यहाँ से तेजी से भाग रही थी, उसकी रफ्तार कम हो जाती है, क्योंकि ये 10 मूर्तियां है ना ये टाइमिंग से संबंधित हैं और ये टाइम को बहुत ही ज्यादा स्लो कर देती हैं, जिस वजह से जो रेड बटरफ्लाई की भागने की स्पीड है ना वो कम हो जाती है। अब वांगलिंग चलता है तो और भी तेजी से रेड बटरफ्लाई की ओर आगे बढ़ने लगता है, ताकि रेड बटरफ्लाई को वो खत्म ही कर सके। अब जब रेड बटरफ्लाई ये देखती है कि वांगलिंग उसे किसी भी कीमत पर यहाँ से जाने नहीं देने वाला, तो रेड बटरफ्लाई चलती है तो वांगलिंग से कहने लगती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब भाई साहब यह कहती रेड बटरफ्लाई चलती है तो यहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, चलम 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 चलम, पता नहीं क्या क्या मंत्र पढ़ने लगती है। और पलक झपकती रेड बटरफ्लाई की एक दूसरे हाथ में ब्रासलेट है ना वो चमकने लगता है। रेड बटरफ्लाई चलती है तो शेंगन्यू बोला जाए तो वांगलिंग से कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मैं एक लेवल नीचे आ गई हूँ, मैं इसका बदला तुमसे पक्का लूंगी। अब भाई साहब यह कहती रेड बटरफ्लाई के पीछे अचानक जो ब्रासलेट है ना उससे थोड़ी सी एनर्जी निकलती है और रेड बटरफ्लाई के पीछे एक पोर्टल सा बनाने लगती है। अब रेड बटरफ्लाई चलती है तो इस पोर्टल के सहारे से यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वांगलिंग कैसे घूर घूर कर देख कर जाती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब जब हमारा वांगलिंग रेड बटरफ्लाई को यहाँ से ऐसा जाता हुआ दिखता है ना, तो वांगलिंग भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर फिलहाल की रेड बटरफ्लाई यहाँ से भाग गई ना इस पोर्टल के थ्रू, तो इसे बाद में मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तो और अब रेड बटरफ्लाई उसकी एकदम पक्की दुश्मन बन चुकी है, इसलिए इसे निपटाना ही पड़ेगा। अब जब वांगलिंग ये देखता है कि रेड बटरफ्लाई यहाँ से भाग रही है, तो वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि जब हमारा वांगलिंग 4 अलायंस कंट्री में था ना, तो उस समय हमारे वांगलिंग ने सुजाकू प्लेनेट से बोले जाए तो जुयू कंट्री की एक लड़की को मारा था, जो कि रेड बटरफ्लाई की डुप्लीकेट थी। तो उसे मारकर हमारे वांगलिंग ने एक पंखा प्राप्त किया था। तो हमारा वांगलिंग चलता है तो उसी पंखे को बाहर निकालता है और रेड बटरफ्लाई से और देखकर रेड बटरफ्लाई से कहने लगता है कि रेड बटरफ्लाई ये देखो ये क्या है। अब जब रेड बटरफ्लाई वांगलिंग के हाथों में पंखे को देखती है
फैन को देखती है तो वो उस फैन को पहचान जाती है कि ये तो मेरी सीनियर सिस्टर का फैन है, ये भला इस लड़के के पास कहाँ से आया। अब जैसी रेड बटरफ्लाई ये सोचती है ना, तो उसका जो इमोशनलेस डोमेन था ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हलचल होने लगती है। और जो वांगलिंग इमोशनलेस डोमेन की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था ना, तो वांगलिंग चलता है तो डोमेन को थोड़ा सा कमजोर होता हुआ देखकर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब वांगलिंग चलता है तो जो फैन है ना, उसमें सोल पावर डालता है, बोले जाए तो अपनी आत्मा का अंश डालता है, और इस फैन को तेजी से जो रेड बटरफ्लाई है ना उसकी ओर ही फेंक देता है। अब जैसे ये फैन रेड बटरफ्लाई की ओर आगे जाता है ना, तो जो हमारा वांगलिंग है ना वो भी इस फैन के पीछे पीछे जाने लगता है। अब ये फैन आगे चलकर ब्लास्ट हो जाता है बड़ाम, और इसकी जो पावर निकलती है ना, वो पावर सीधा रेड बटरफ्लाई में जाकर लगती है धड़ाक। लेकिन वांगलिंग ने इस फैन के अंदर जो आत्मा डाली थी ना अपनी, उस आत्मा के सहारे से वांगलिंग चलता है तो रेड बटरफ्लाई का हाथ पकड़कर तेजी से अपनी ओर ही खींचने लगता है। अब जैसी रेड बटरफ्लाई ये दिखती है कि वांगलिंग उसे यहाँ से जाने नहीं दे रहा है, तो रेड बटरफ्लाई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रेड बटरफ्लाई चलती है तो ब्रासलेट में थोड़ी सी और शक्ति डालती है। अब जैसे ये ब्रासलेट में और भी ज्यादा शक्ति पहुंचती है ना, तो जो पोर्टल घूम रहा था उसकी थोड़ी सी रफ्तार और बढ़ती है और तेजी से रेड बटरफ्लाई को अपनी ओर ही खींच लेती है। बोले जाए तो वो पोर्टल है ना, वो रेड बटरफ्लाई को अपनी ओर ही खींच लेता है। अब जब दूसरी साइड से वांगलिंग की आत्मा रेड बटरफ्लाई को खींच रही थी और एक और साइड से वो पोर्टल रेड बटरफ्लाई को खींच रहा था ना, तो इस भागम दौड़ी में जो रेड बटरफ्लाई का एक हाथ है ना, वही उखड़ जाता है और रेड बटरफ्लाई चलती है तो फाइनली जो पोर्टल है ना उसके अंदर जाकर गायब हो जाती है और वांगलिंग सिर्फ यहाँ पर अकेला रह जाता है। लेकिन यहाँ पर वांगलिंग ने रेड बटरफ्लाई के एक हाथ उखाड़ दिया था। अब जब वांगलिंग ये देखता है कि रेड बटरफ्लाई यहाँ से जा चुकी है, तो वांगलिंग थोड़ा सा तो उदास हो जाता है कि भाई इस लड़की को मारना वास्तव में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वांगलिंग इतना महसूस कर लेता है कि अगर वो सोल फॉर्मेशन के मीडियम लेवल पर होता ना, तो पक्का जो लड़की है ना उसे वो खत्म कर देता। लेकिन वांगलिंग चलता है तो अब अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट ले आता है और मन में सोचने लगता है कि जो हाथ है ना रेड बटरफ्लाई का, इस पर तो मैं बहुत सारी जादू टोना करूंगा, जिस वजह से जो रेड बटरफ्लाई है ना वो कभी आगे न बढ़ पाए, बोले जाए तो सोल फॉर्मेशन से ऊपर न जा पाए। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जाओ ई को बताया जाता है, जो कि अब तक जोर जोर से हंस रहा था ना, अब वो हंसी एकदम शांत कर लेता है और यहाँ पर कहने लगता है कि टिंगेर, मैंने तुम्हें दोबारा से प्राप्त कर लिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें जो भी जुदा करेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो भला ये बुड्ढा यहाँ से कैसे भाग सकता है। अब भाई साहब जैसे ही जाओ ई ये कहता है ना, तो हमें आसमान का सीन बताया जाता है जहाँ से जिस सभी के सभी लोग आए थे ना, वो रास्ता तो एकदम गायब ही हो चुका था, क्योंकि जाओ ई ने उस रास्ते को पहले ही बंद कर दिया था। अब हमें जाओ ई को बताया जाता है, जो कि जो टिंगेर है ना उसे पप्पी जप्पी करने लगता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। मतलब कि बोला जाए तो अब जाओ ई है ना वो टिंगेर को भूलने लगा था, इसलिए वो एक पल के लिए कंफ्यूज होता है कि भला ये कौन है। लेकिन दूसरे पल ही उसे याद आ जाता है कि ये तो भाई मेरी टिंगेर है और वो सामने बुड्ढा था ना, उसने इसे छीनने की कोशिश की है। इसलिए जाओ ई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने शरीर से पावरफुल शक्तियां निकालने लगता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं समझ जाता है कि ये जगह बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाली है, इसलिए यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन जो जाओ ई है ना उसने तो यहाँ से निकलने का रास्ता पहले ही बंद कर दिया है, तो भला वो यहाँ से कैसे निकलेगा। और तो और वांगलिंग ये भी जानता है कि जो चीहू है ना उसके स्पेस कंपास के बिना वो यहाँ से निकल ही नहीं सकता, इसलिए वांगलिंग चलता है तो आत्मा के थ्रू चीहू को मैसेज भेजाता है कि मेरे साथ आओ। अब वांगलिंग है कहती एक अलग स्पेस में कूद जाता है और जो स्पेस है ना ये और भी ज्यादा गहरे हिस्सों में जाता है, इसी फ्रेगमेंट के बोला जाए तो चौथे हिस्से में जाता है। वांगलिंग चलता है तो फाइनली चौथे हिस्से में पहुंच जाता है। अब जैसे वांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो वो देखता है कि यहाँ पर तो चारों तरफ बिल्डिंग हैं, महल ही महल है, लेकिन जो महल है ना ये थोड़े से अलग प्रकार के हैं। हर तरफ महल एकदम चमकते हुए स्टोन से बनी हुई है। अब वांगलिंग इस महलों को देखकर तो इतना तो समझ जाता है कि शायद जितने भी महल है ना ये शायद किसी किंग के हैं, और जो किंग रहा हुआ ना वो शायद इस जगह का सबसे ज्यादा पावरफुल किंग रहा होगा। अब वांगलिंग चलता है तो इस बात को नजरअंदाज कर देता है और यहाँ पर हमारा वांगलिंग आ गया था ना चीहू के साथ, यहाँ से निकलने की सोचने लगता है। लेकिन तभी अचानक जो कॉर्प सेक्टर बुड्ढा है ना वो भी यहाँ पर आ जाता है चौथे फ्लोर में ही। अब जैसे यहाँ पर जी बुड्ढा आता है ना, तो उसकी पीछे पीछे जो जाओ ई है ना वो भी यहाँ पर आ जाता है। अब इतने में हमें वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि चीहू से कह रहा होता है कि चीहू थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि जितना मैं महसूस कर पा रहा हूँ जाओ ई हमें कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन ये कॉर्प सेक्टर का बुड्ढा है ना ये पक्का यहाँ से निकलने की सोचेगा और भले ही हम मारे जाएं। अब जैसे वांगलिंग ये कहता है ना तो चीहू भी समझ जाता है। अब इतने में हमें इस बुड्ढे को बताया जाता है जिसके पीछे जाओ ई आराम से चल कर आगे जा रहा था। बुड्ढा चलता है तो जाओ ई से कहने लगता है कि भाई मैंने तो अब तुम्हारी लाश भी तुम्हें वापस कर दिया, तो भला तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो, मुझे जाने दो यहाँ से। अब जब ये बुड्ढा यहाँ पर एक कहता है ना, तो दोबारा से हमें जाओ ई को बताया जाता है। जाओ ई चलता है तो ऐसे अपनी आंखें बंद कर खोलता है। अब जैसे जाओ ई करता है ना, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि जो जाओ ई है ना, बोला जाए तो जो पहले का जाओ ई था ना वो थोड़ा अलग था, और जो फिलहाल के लिए सामने प्रकट हुआ
है ना ये थोड़ा अलग जाओ ई है। अब इतने में हमें थोड़ी सी साइड की बातें बताई जाती हैं कि जो जाओ ई है ना, मतलब की साइड की बातें नहीं है, ये भी स्टोरी से संबंधित है, लेकिन मैं इन्हें साइड में बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि स्टोरी को 5 या 6 बार पढ़ने के बाद मुझे समझ भी नहीं आया कि इन बातों को कहाँ पर फिट बैठा रहा जाए। इसलिए मैं तुम्हें सीधी तौर पर बता देता हूँ कि भाई जो जाओ ई है ना वो एक नॉर्मल बंदा था, लेकिन जब वो कल्टीवेशन करना शुरू किया था ना और जब वो सोल फॉर्मेशन पर पहुंचा था तो उसके पास कोई भी डोमेन नहीं था। लेकिन जब उसके मास्टर ये देखते हैं कि कोई भी डोमेन उसके स्टूडेंट के पास नहीं है, तो जो जाओ ई के मास्टर है ना वो जाओ ई को एक कोल्ड रंग देती है। जैसे हमारा वांगलिंग यहाँ पर रेंडोर के अंदर आया है ना एक फर्नेस की सहायता से, वैसे ही जाओ ई को एक फर्नेस देती है उसके मास्टर, जिसकी सहायता से जाओ ई यहाँ पर बोले जाए तो यहाँ पर आ सका था आज से 10,000 साल पहले, या फिर जो भी है 1,000 साल पहले। जब वो जाओ ई यहाँ पर आया था ना तो उसी समय जाओ ई ने जो लाश देखी थी ना, जाओ ई उस लाश पर मोहित हो गया था और फिर बाद में जो लाश है ना वही जाओ ई का डोमेन बन गया था। बोला जाए तो जो लाश है ना वही जाओ ई का डोमेन है। उम्मीद है समझ रहे होगे। और फिर जाओ ई ने तभी से जो लड़की है ना इसे सुरक्षित रख रहा था और अभी तक उसने सुरक्षित रखा था, बोले जाए तो लड़की को। अब हमें और भी बताया जाता है कि जो लड़की की लाश है ना ये कोई नॉर्मल लाश नहीं है, बल्कि जो रेंडोर है ना इसमें हजारों सालों पहले एक सेक्ट रहा करता था, तो उसी सेक्ट की प्रिंसेस मान सकते हो आप इसे। खैर कोई नहीं, अब ये तो हो गई साइड की बात है, अब आगे बढ़ती है। और हाँ एक और बात कमेंट कर बताना कि समझ में स्टोरी आई है या फिर नहीं आई है, क्योंकि जितना मैं इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने में समय लगाता हूँ ना उतने में मैं फ्लेम एम्परर की 50 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ। उम्मीद है समझ रहे होगे। खैर को नहीं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जाओ ई चलता है तो अपने माथे को टच करता है और टच करते ही जाओ ई के शरीर से अचानक बहुत ही भयानक मात्रा में शक्तियां निकलने लगती हैं और जाओ ई की जितनी भी पुरानी मेमोरी है ना जो कि इस लाश की वजह से और इस लाश के प्यार की वजह से एकदम गायब सी हो चुकी थी वो दोबारा से वापस आ जाती हैं। जाओ ई समझ जाता है कि जिस मास्टर ने उसे अपने ही सेक्ट से लात देकर बाहर निकाल दिया था असल में वही मास्टर ने उसका जो डोमेन है ना जिस लड़की उसे प्राप्त करवाने में मदद की थी। हालांकि ये किस्मत से हुआ था, जाओ ई को जो लड़की है ना उसकी लाश किस्मत से मिल गई थी, लेकिन फिर भी जाओ ई के पास कोई डोमेन नहीं था ना, इसलिए इस लड़की को ही उसने अपना डोमेन बना लिया था। अब जैसे जाओ ई को ये सारी बातें याद आ जाती है ना तो वो सोचने लगता है कि लड़की है ना ये मेरा डोमेन है और मैं अपने डोमेन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं इसे यहाँ पर तो मरते हुए नहीं देख सकता। अब जैसे जाओ ई सोचता है ना तो जाओ ई चलता है तो चीहू की ओर देखने लगता है और चीहू से कहने लगता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। अब जब चीहू जाओ ई की बात सुनता है ना तो वो थोड़ा हड़बड़ाने लगता है, लेकिन चीहू चलता है तो जाओ से कह देता है कि बिल्कुल ये जूनियर आपकी मदद करेगा। अब जैसे ही चीहू ये कहता है ना और जाओ ई चीहू को हाँ में बोले जाए तो हाँ करता हुआ दिखता है, तो जाओ ई दोबारा से कुछ सोचने लगता है कि जो चीहू है ना वो जाइंट डेमन क्लैन का है, तो हो सकता है कि चीहू को बाद में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए जाओ ई चलता है तो चीहू को साइड में हटा देता है कि पीछे जाओ। चीहू चलता है तो ऐसे पीछे फिकता हुआ चला जाता है। अब यहाँ पर जाओ ई चलता है तो वांगलिंग की ओर दिखता है। अब जैसे ही वांगलिंग जाओ ई को अपनी ओर देखता हुआ दिखता है ना तो वांगलिंग के ऊपर अभी तक जो जाओ ई प्रेशर दे रहा था ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जाओ ई चलता है तो वांगलिंग से कहने लगता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। अब जब वांगलिंग जाओ ई को ऐसा कहता हुआ दिखता है ना तो वांगलिंग हाँ में सिर हिला देता है कि हाँ मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब जब जाओ ई वांगलिंग को ऐसा कहता हुआ दिखता है ना तो जाओ ई के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। अब जाओ ई चलता है तो अपने हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते ही जो जाओ ई के माथे पर जो सील थी ना वो चमकने लगती है और पलक झपकती। जो जाओ ई है ना जो अभी तक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर था वो पलक झपकती असिस्टेंट लेवल पर पहुंच जाता है। अब मैं बता दूं कि जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल है ना उसके पास असेंडेंट लेवल ही आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जाओ ई असेंडेंट लेवल पर पहुंचता है ना तो जाओ ई चलता है तो यहाँ पर सभी को एकदम जमा देता है, कोई भी हिल ना सके सिर्फ वांगलिंग के अलावा। अब जाओ ई चलता है तो वांगलिंग से कहने लगता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए हो, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम मेरी फ्री में मदद करो, इसलिए मैं भी इसके बदले तुम्हें कुछ दूंगा। जाओ ई चलता है तो वांगलिंग से कहने लगता है कि जो मेरी वाइफ की बॉडी है ना इसे तुम्हें सुरक्षित रखना है, जब तक सुरक्षित रखना है जब तक कि मैं दोबारा से पुनर्जीवित होकर नहीं आ जाता। टेंशन मत लो, इसके बदले तुम्हें एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। अब जाओ ई चलता है तो कहने लगता है कि मेरी वाइफ की बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें हर एक साल सेलेस्टियल क्रिस्टल की आवश्यकता पड़ेगी। बोला जाए तो 1000 सालों तक मेरी वाइफ को सुरक्षित रखने के लिए, उसकी बॉडी को एकदम वैसा का वैसा रखने के लिए 1000 क्रिस्टलों की आवश्यकता पड़ेगी। अब जब वांगलिंग जाओ की बात सुनता है ना तो वो अवाक रह जाता है, क्योंकि एक ही सेलेस्टियल क्रिस्टल को प्राप्त करने के लिए वांगलिंग को पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो 1000 वाला सेलेस्टियल क्रिस्टल कहाँ से लाएगा। अब जो जाओ ई है
ना वो कहीं ना कहीं वांगलिंग की मन की भावनाओं को समझ जाता है और वो वांगलिंग से कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि ये मुश्किल है लेकिन ये नामुमकिन नहीं है और तुम टेंशन मत लो, जितना ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल है ना उतना ही बड़ा तुम्हारा रिवॉर्ड भी है और तुम्हें जैसा पता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब भाई साहब यह कहती जाओ ई चलता है तो हेवंस की पावर को एक्टिवेट करता है और पलक झपकती जो चौथा फ्लैगमेंट था ना एक कांपने लगता है और चौथे फ्लैगमेंट के नीचे से एक जेट टोकन बाहर निकल कर आ जाता है। अब जैसे ये जेट टोकन बाहर निकल कर आता है ना तो जाओ ई चलता है तो इस जेट टोकन को पगोड़ा के रूप में कन्वर्ट कर देता है और जो टिंगेर की लाश है ना इसी पगोड़ा के अंदर डाल देता है और हमारे वांगलिंग को दे देता है। अब जैसे वांगलिंग इस पगोड़ा को टच करता है ना तो वांगलिंग अपने शरीर में एक मिस्टीरियस पावर को महसूस करने लगता है जो कि अलग ही प्रकार की पावर हो, जो कि किसी भी पावरफुल बंदे को अपने पास आने से पहले सामने वाले बंदे को 10 बार सोचने पर मजबूर कर दे। अब जब वांगलिंग अपने पास ऐसी पावर महसूस करता है ना इस पगोड़ा में से तो वांगलिंग भी हैरान हो जाता है। अब इतने में जाओ ही चलता है तो बताने लगता है कि तुम्हारे हाथ में जो पगोड़ा है ना इसके अंदर टिंगेर की लाश है, इसलिए इसका खास ख्याल रखना, ध्यान रहे इसे कुछ होना नहीं चाहिए। अब जब वांगलिंग जाओई की बात सुनता है ना तो वो जाओई से कहने लगता है कि पर मैं इसका कैसा ख्याल रखूंगा क्योंकि मैं तो इतना ज्यादा पावरफुल हूँ ही नहीं। अब जब यहाँ पर जाओई वांगलिंग की बात सुनता है ना तो जो सामने बुड्ढा है ना जाओई उसकी ओर देखता है और फिर दोबारा से वांगलिंग की ओर देखकर कहने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, उसकी भी व्यवस्था मैं कर जाऊंगा। जाओ ई चलता है तो वांगलिंग को बताने लगता है कि तुम्हारे हाथों में जो पगोड़ा है ना इसे तुम किसी भी जगह पर रखोगे ना ऐसे जमीन पर धरती पर तो इससे एक मिस्टीरियस लाइट निकलेगी जो कि तुम्हारे आस पास 100 फुट या फिर 100 किलोमीटर दूर तक एक सील बना लेगी और इस सील में कोई भी बंदा जो कि असेंडेंट लेवल के हाई लेवल पर नहीं है ना वो इस सील में प्रवेश कर ही नहीं सकता। अब भाई साहब जब हमारा वांगलिंग जाओ की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है। हमारा वांगलिंग समझ जाता है कि अब रेड बटरफ्लाई क्या अगर उसका टीचर भी आ जाए ना तो भी शायद उसके वो करीब नहीं आ सकता। वांगलिंग समझ जाता है कि उसे जो लाश मिली है ना ये कोई नॉर्मल लाश नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी, तभी शायद जाओ ई इस तरीके की सील इस लाश के ऊपर चढ़ा पाया है। अब यहाँ पर जाओ ई चलता है तो कहने लगता है कि ये तो हो गई मेरी लाश की सुरक्षा की बारी, अब तुम्हें भी कुछ इनाम के तौर पर दे दिया जाए। अब यहाँ पर जाओ ई चलता है तो अपने शरीर से एक मोती से निकालता है और जो मोती हमारे वांगलिंग को पकड़ा देता है। अब भाई साहब जैसे ये मोती हमारा वांगलिंग लेता है ना तो वो इस मोती के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाता, लेकिन जो यहाँ पर जो बुड्ढा था ना कॉर्पस सेक्ट का वो इस मोती को देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो भाई असेंडेंट मोती है, जाओ ई भला इस लड़के को ये मोती क्यों दे रहा है। इतने में जाओ ई चलता है तो बताने लगता है कि ये मोती कोई नॉर्मल मोती नहीं है, जब तुम असेंडेंट लेवल पर पहुंचने वाले होगे ना तो उस समय तुम इस मोती का इस्तेमाल कर असेंडेंट लेवल पर बहुत ही आसानी से पहुंच पाओगे और तो और ये मोती तुम्हारा असेंडेंट लेवल में पहुंचने में 30% मदद भी करेगा, जिसकी सहायता से तुम असेंडेंट लेवल पर आसानी से पहुंच सकते हो। अब भाई साहब जब हमारा वांगलिंग इस मोती की खासियत के बारे में जाओ ई से सुनता है ना तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके पास इतना कीमती ट्रेजर आ चुका है। अब इतने में जाओ ई चलता है तो कहने लगता है कि अब तुम्हारी इनाम की बारी भी हो चुकी, अब रहा तुम्हें एक पावरफुल बॉडी कार्ड देने की बारी, क्योंकि मैं टिंगेर के साथ बिल्कुल भी लापरवाही करना नहीं चाहता। अब भाई साहब यह कहती जाओ ई चलता है तो जो कॉर्पस एक्ट का बुड्ढा है ना उसे ऐसे अपना हाथ उठाते ही अपने पास खींच लेता है और एकदम तसल्ली से कॉर्पस एक्ट के बुड्ढे से बात करने लगता है कि अब बताओ तुम्हें क्या करना है। तुम्हें मैं 2 ऑफर देता हूँ, या तो तुम यहीं पर मेरे हाथों से मारे जाओ क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ, या फिर तुम्हारे पास एक और मौका है कि तुम जो सामने बंदा तुम्हें दिख रहा है ना उसके 1000 साल के लिए गुलाम बन जाओ। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर जाओ ई कहता है ना कॉर्पस एक्ट के बुड्ढे से तो कॉर्पस एक्ट का बुड्ढा परेशान हो जाता है कि भाई जाओ ई एकदम सही कह रहा है, वो यहाँ पर अब उसे पलक झपकती मार सकता है क्योंकि जाओ ई फिलहाल के लिए असेंडेंट लेवल पर है। इसलिए अब जो बुड्ढा चलता है तो जाओ ई से कहने लगता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं मरना नहीं चाहता तो मुझे मारो मत, हमने जो बंदा दिख रहा है ना उसका मैं गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं 1000 सालों तक उसका गुलाम नहीं बन सकता क्योंकि अब मेरी इतनी उम्र नहीं बची है कि मैं 1000 साल जी पाऊँ, इसलिए मैं 100 सालों तक उसका गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। अब जब ये बुड्ढा जाओ ई से कहता है ना तो जाओ ई चलता है तो इस बुड्ढे से कहने लगता है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम अभी मेरे सामने इतने बड़े नहीं हो कि तुम मेरे सामने कोई शर्त रख सको, इसलिए तुम्हारा मरना ही बेस्ट होगा। अब भाई साहब जैसे जाओ ये कहता है और बुड्ढा ये देखता है कि जाओ उसे यहाँ पर मारना ही चाहता है तो यहाँ पर एक बुड्ढा चलता है तो जाओ से कहने लगता है कि रुको रुको रुको, मैं 1000 साल के लिए गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। अब जब जाओ ये देखता है कि कॉर्पस एक्ट का बुड्ढा ये मान चुका है तो जाओ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि बहुत अच्छे, सच में तुम समझदार हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, इसलिए इस लड़के के साथ कोई भी चालाकी मत करना, उसकी मैं व्यवस्था कर ही जाऊंगा। और मेरे ख्याल से यहाँ तक स्टोरी नहीं बताई जाएगी या फिर हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए स्टोरी, जो भी है। अगर स्टोरी पूरी तरीके से समझ में आई है ना तो कमेंट करना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना। खैर को नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।